नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और उसमें वो अपना घर चलाने के लिए खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वह संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक बेटा मोहन था। तो एक दिन अरे राधा, अभी खाना बनने में कितना समय और लगेगा? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूँ। खेत जल जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ चूल्हे में फोक मार मार के परेशान हो गई हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनने में अभी 15 मिनट और लगेगा। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है। मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, जब तक तुम मेरे लिए खाना बांध दो। रमेश बैल को ले आया। जब तक राधा ने उसका खाना तैयार कर दिया। अपना खाना समय से खा लेना। काम में लगने के बाद आप रोज रोज खाने को भूल जाते हो। मैं काम पर जाता हूँ तो तुम कितना अच्छे से मुझसे बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब व्यवहार है तुम्हारा। मैं तुम्हारे व्यवहार को आज तक समझ नहीं पाया। फिर रमेश अपने बैल लेकर अपने खेतों की ओर निकल गया। खेत में पहुंचकर भोला ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलता चलता थक कर गिर गया। अरे रमेश, क्या हुआ तुम्हें? फिर से थक गए तुम? लेकिन तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर ही काम करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीद लूंगा, बस आज भर की बात है। कुछ देर काम करने के बाद रमेश और उसका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों खेत से घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर रमेश ने बैल को बांधा और घर में चला गया। राधा, बैल को खाने के लिए घास दो और पीने के लिए पानी डाल दो और मेरे लिए खाना लगाओ। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। अब आप खुद ही अपना खाना ले लो और खा लो, और बैल को भी आप ही चारा डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी करोगी ही नहीं ना। चलो तुम मुझे खाना परोस दो और फिर जो करना है तुम वो करो। फिर रमेश ने खाना खाया और अपने बैल को चारा डालकर पानी पिलाया। फिर रात होने पर कल मुझे दूसरे गांव जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैल खरीदने में कितने का खर्चा आएगा। अरे हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए बैल की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो। मोहन बड़ा हो रहा है, उसे हमें शहर पढ़ने के लिए भी भेजना है। अब अपना बैल बूढ़ा हो चुका है, वो बेचारा खेत में मेहनत नहीं कर पाता तो अब अपने खेत में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं 2 नए बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। अभी जो मेरे पास पैसे हैं उनसे मैं बैल खरीद लेता हूँ और फिर बैलों से खेती करके मोहन की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर लेंगे। आए बड़े, अगर यह खेती के लायक नहीं है तो उसे खिलाने के लिए उसके ऊपर पैसे क्यों बर्बाद करें? तो फिर आप उसे जाकर कसाई को बेच दो। अरे राधा, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? रमेश इतने सालों से हमारे साथ है, हमारे लिए बेचारे ने कितना काम किया है। मैंने क्या गलत बोल दिया? हर कोई यही करता है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेहतर है इसे बेच दो। इसे खिलाने के लिए मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगी और आप भी खुद का नुकसान मत करो। राधा, इसने हमारे लिए इतनी खेती करी, दिन रात पसीना बहाकर फसल को शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी, और आज तूने इतनी आसानी से कह दिया कि इसे कसाई को बेच दे। क्या तुझे जरा भी इस पर दया नहीं आती? बरसों का साथ है हमारा, आखिर तू इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? राधा, आखिर कैसे? आप मेरी बात सुनते ही कब हैं? मेरे लिए तो ये सब बस एक फालतू का खर्च है, क्योंकि मुझे फिक्र है हमारे घर की, पर शायद मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है, आपको जो सही लगे वही कीजिए। अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी, कर लीजिए आप अपनी मनमानी। शायद मेरी खामोशी ही आपको खुश रखेगी। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है राधा। इसने इतने समय तक हमारी सेवा की है तो ये मेरे जीते जी कहीं नहीं जाएगा। ये मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा। मुझे अब तुम्हारे साथ झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है। कल सुबह मुझे शहर जाना है, बहुत काम है। बेहतर यही होगा कि हम सो जाएं। मुझे भी आपके साथ लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। क्या मिलेगा मुझे इस झगड़े से? आप वैसे भी अपनी मर्जी से ही चलोगे, मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं। करते रहिए आप वही जो आपका मन करे। अगले दिन सुबह होते ही रमेश नए बैल खरीदने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। अरे क्या हुआ रमेश, आज तुम यहाँ कैसे? सच कहूँ तो आज हालात यहाँ तक ले आए हैं। मैं यहाँ बस 2 जवान बैल लेने आया हूँ। घर की उम्मीदें और खेत की मिट्टी सब उन्हीं के भरोसे है। क्या तुम्हारे पास है बैल? मुझे खाली हाथ मत लौटाना भाई, बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ।
अभी 15 दिन पहले की ही बात है, मैंने 2 जवान बैल खरीदे हैं। एक किसान था, बहुत लाचार था वो, उसे बेचकर जाना पड़ा। बेचारे को पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, उसकी आंखों में वो दर्द मैंने देखा है। खैर, अब वो तुम्हारे काम आएंगे। चलो, मैं तुम्हें वो बैल दिखा देता हूँ। फिर व्यापारी रमेश को बैलों के पास ले जाता है। ये देखो, ये रहे वो दोनों। अगर तुम्हें ये पसंद है तो बस समझो कि ये तुम्हारे ही है। इन्हें ले जाओ। देखो कितने सुंदर और जवान है ये, बिल्कुल हीरे जैसे। बस इनका ख्याल रखना भाई, क्योंकि एक किसान के लिए ये सिर्फ बैल नहीं, उसकी तकदीर होते हैं। अगर तुम्हारी गृहस्थी इनसे संभलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, ये दोनों बहुत मजबूत बैल है। मुझे ऐसे ही की तलाश थी, लेकिन इनकी क्या कीमत है? इनकी कीमत सिर्फ 10,000 है। हे भगवान, इनकी इतनी कीमत, क्या कुछ कम नहीं हो सकता क्या? मैं इन्हें 8,000 में लेकर आया था। एक बैल 10,000 का है और मैं इन्हें 15 दिन से खिला रहा हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, जवान बैल खाते भी बहुत है। अब इनके ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ है, वह तो मुझे इनकी कीमत में जोड़ना ही पड़ेगा ना। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें केवल इनके 9,000 ही दे सकता हूँ, मतलब एक बैल के 4,500। चलो ठीक है रमेश, तुम 9,000 ही दे दो। क्योंकि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें 9,000 में दे रहा हूँ। लेकिन खेती के लिए बारिश पर निर्भर है। पिछले साल की तरह इस साल अगर बारिश नहीं हुई तो तुम्हारे लिए यह नुकसान का सौदा होगा। तुम बैलों के लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हारे पास एक बैल पहले से भी तो है, तुम इन सभी बैलों को कैसे खिलाओगे? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आसपास के गांव के किसान भी इसी बात से बहुत परेशान है। लेकिन मेरे खेत के पास से एक नहर जाती है, और वह नहर हमारे गांव के जमींदार साहब सदाशिव जी की है, तो मैं उन्हें कुछ पैसे देकर अपने खेत में थोड़ा पानी ले लूंगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर रमेश वहाँ से अपने बैलों को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह अपने बैलों के साथ अपने घर पहुँच गया। ये देखो, मैं 2 नए बैल ले आया हूँ, देखो और बताओ कैसे लगे। क्या बात है, ये बैल तो बड़े ही ताकतवर नजर आ रहे हैं। लगता है काफी महंगे होंगे। और क्या कीमत दी आपने इनकी? ये सस्ते तो नहीं हो सकते हैं ना? हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ये बैल जवान और ताकतवर है, इसीलिए मुझे इनके लिए मेरी सारी जमा पूंजी देनी पड़ गई। लेकिन ये हमारी खेती और हम हमारे आने जाने के लिए लंबे समय तक काम आएंगे। आप जिस व्यापारी से इन बैलों को लेकर आए हो, तो आप उसी व्यापारी से अपनी इस पुराने बैल की बात कर लेते। तुम अपनी फालतू की बातें बंद करो। जब तक ये या मैं मर नहीं जाते तब तक हम साथ रहेंगे। आगे से तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगी, ठीक है? लेकिन अपने सारे पैसे तो इन बैलों पर ही खर्च कर दिए। अब आप खेत के लिए बीज कैसे लेकर आओगे? कहाँ से आएंगे? अपने पास पैसे, और इस साल बारिश नहीं हुई तो अपन क्या करेंगे? अरे इसकी चिंता तुम मत करो, मैं आज ही अपने गांव के सेठ शंकरलाल से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और उनसे बीज ले आऊंगा, और थोड़े पैसे जमींदार को देकर अपने खेत के लिए पानी ले लूंगा। फिर अगले दिन रमेश सेठ हीरालाल के यहाँ जाता है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं इस बार की खेती करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने उन पैसों से 2 नए बैल खरीद लिए। अब मुझे बीज लेने के लिए और पानी के लिए पैसे चाहिए, और मैं पानी के लिए जमींदार जी को कुछ पैसे दे दूंगा, और उनकी नहर से अपने खेत के लिए थोड़ा पानी ले लूंगा। रमेश की यह बात सुनकर सेठ शंकरलाल बहुत गुस्सा हो जाता है। रमेश, तुम अपनी औकात से बाहर बात कर रहे हो। अगर तुम्हें 10,000 चाहिए तो तुम्हें अपने दोनों बैल मेरे पास गिरवी रखने होंगे। लेकिन सेठ जी, मैं खेतों में बीज डालने के बाद आपको दोनों बैल दे जाऊंगा। ठीक है रमेश, तुम शाम होने तक ये दोनों बैल मुझे खुद ही दे जाना, वरना मेरे आदमी तुमसे ही बैल लेने आ जाएंगे। लेकिन बेचारे रमेश के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए रमेश अपने बैलों को देने के लिए राजी हो जाता है और सेठ से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले ही दिन से रमेश खेतों में काम शुरू कर देता है। रमेश सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में बहुत मेहनत करता और बीज बो देता है। फिर शाम होने पर, सुनो, आज तुम्हें नए मालिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही वहाँ से छुड़वा लूंगा। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं वैसे ही शेठ जी को पैसे देकर तुम्हें वहाँ से छुड़वा लूंगा। फिर रमेश उन बैलों को लेकर सेठ शंकरलाल के यहाँ चला जाता है और शंकरलाल को दोनों बैलों को देकर वापस अपने घर चला जाता है। कुछ
कुछ ही महीने में रमेश की फसल तैयार हो जाती है। मैं कल ही फसल को काटकर मंडी में बेच आऊंगा और मेरे दोनों नए बैलों को छुड़वा लूंगा। फिर रमेश अपने घर चला जाता है। उधर यह बात सेठ शंकर लाल को सारी बात उसका आदमी बता देता है। अगर रमेश ने कल फसल काट ली तो वह मुझे पैसे दे देगा और अपने बैल छुड़वा लेगा। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे वह मेरे पैसे नहीं चुका पाए और मैं उसके दोनों बैल हड़प लूं और साथ ही साथ उसकी जमीन भी हड़प लूं। सेठ जी, अगर अपन रमेश की फसल में आग लगा दे तो रमेश कल कौन सी फसल काटेगा? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये काम तो आज रात ही करना पड़ेगा। फिर रात होने पर सेठ शंकरलाल और उसका आदमी दोनों रमेश के खेत में चले जाते हैं और वहां जाकर रमेश की फसल में आग लगा देते हैं और वापस वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर जब रमेश अपने खेतों में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रमेश का होश उड़ गया। भगवान, ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैंने कितनी मेहनत से यह फसल उगाया था, अब मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। तभी वहां सेठ आ जाता है। क्या हुआ रमेश, तेरे खेतों में आग कैसे लग गई? पता नहीं सेठ जी ये कैसे हुआ, लेकिन सेठ जी मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने आपसे जो भी खर्च लिया था वो सारा पैसा मैंने इस खेती में लगा दिया। सोचा था फसल बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा और मेरे बैल वापस ले लूंगा। अब मेरे परिवार का क्या होगा? वह भी भूखा ही मर जाएगा। रमेश, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे कर्ज की रकम चाहिए। अगर तुम नहीं दे पाओ तो तुम अपने दोनों बैलों को भूल जाना। ऐसा बोलकर सेठ शंकरलाल वहां से चला जाता है। क्या हुआ सेठ जी? देखो अपनी तरकीब काम कर गई, अपन ने रमेश के दोनों बैल हड़प लिए। हाँ, तुम्हारी तरकीब काम कर गई, लेकिन अब मुझे रमेश की जमीन भी चाहिए क्योंकि रमेश की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। उसका क्या उपाय करो? अरे सेठ जी, क्यों चिंता करते हो आप? जैसे अपन ने रमेश के खेतों में आग लगाई है वैसे ही आज रात अपन उसके घर में भी आग लगा देते हैं। फिर उसी दिन की रात रमेश का परिवार सो रहा था, तभी सेठ शंकरलाल और उसका आदमी वहां आ जाते हैं और रमेश के घर में आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग खड़े खड़े भोला के घर को जलते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी मोहन के चिल्लाने की आवाज आता है तो भीड़ में खड़ा राजू हिम्मत करके रमेश के घर में जाता है और देखता है कि रमेश और उसकी पत्नी राधा तो आग में जल गए, लेकिन उसने देखा मोहन अभी भी जिंदा है तो सोहन मोहन को उठाकर बाहर ले आता है। अगले दिन सोहन ने रमेश और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और उधर सेठ शंकरलाल ने रमेश की जली हुई झोपड़ी की जगह भी अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन सोहन मोहन को लेकर शहर चला जाता है। चाचा, मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता जलकर मर गए। चाचा, मैं जानता हूँ मोहन बेटा, अगर मैं तुझे लेकर शहर नहीं आता तो शायद सेठ शंकरलाल अपने आदमी के साथ मिलकर तुझे भी मार देता। अपने जीवन में एक बात कभी भी मत भूलना, सेठ शंकरलाल और उसके आदमी ने मिलकर अपनी चालाकी से पूरे गांव वालों की जमीन हत्या ली और उन दोनों ने ही तेरे माता पिता की हत्या की है। अपने अंदर कभी भी बदले की आग को बुझने मत देना। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर एक पुलिस वाला बनाऊंगा। राजू की बात सुनकर मोहन रोने लगा और उसी दिन से मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ सालों बाद पढ़ लिखकर मोहन एक पुलिस वाला बन गया। अब वो पूरे 28 साल का हो गया था। अच्छा, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं मैं उन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं आज ही अपने गांव जाऊंगा और सेठ शंकरलाल को और उसके आदमी को दोनों को अरेस्ट कर लूंगा। हाँ बेटा मोहन, जाओ तुम अपने गांव और सेठ शंकरलाल को अपने कर्मों की सजा दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर मोहन सीधा सेठ शंकरलाल के यहाँ जाता है और उसे और उसके आदमी को गिरफ्तार करके थाने ले आता है और लाठी के डर से उनसे सारे जुर्म कबूल करवाता है और अगले ही दिन गाँव वालों को उनकी जमीन वापस लौटा देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। कभी कोई गरीब के साथ बुरा करके खुश नहीं रह पाता।